वेलकम आफ्टर द ब्रेक। खैर मैं अभी रोकूंगा दीपक जी आपको, और अब हम बात करेंगे अंकुश जी से। अंकुश जी, अभी तक तो हमने टैक्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चा करी है, आपसे अभी और जानेंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने महिला सम्मान की बात करी, यूथ की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, बहुत सारी बात, एग्रीकल्चर पे बात करी, इंडस्ट्रीज MSME के लिए बेनिफिट। तो आप बताइए कि आप इसको और क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जी, मेन जो इसमें आपने कहा यूथ का और वुमेन का, जी जी, और इसमें मेन चीज़ ये सप्तऋषि मॉडल जो इन्होंने बात करी, करेक्ट। सप्तऋषि मॉडल में वो 7 पॉइंट इन्होंने कैप्चर कर लिए जो किसी भी इकोनॉमी में कैप्चर होने चाहिए। राइट। इन्होंने अनलीशिंग प्रोडक्टिविटी की बात कही। इसका मतलब ये है कि जहाँ 100 कंपोनेंट बनाने की कैपेसिटी है, वहाँ अगर 50 और 55 बन रहे हैं, तो पहले तो उसको इंडस्ट्रियलाइज करना है अच्छी तरह से, कि ताकि हम जितना हमारा कैपेसिटी है उतना पूरा हम मैन्युफैक्चरिंग उसका प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा क्या है कि यूथ किसी भी देश का पावर होता है। यूथ को अगर सही दिशा मिल जाए तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट जो है, और नर्सिंग कॉलेज हो या किसी और तरह की फैकल्टी हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सब में यूथ को नौकरी मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगा, स्किल को निखारने का रास्ता मिलेगा, उससे यूथ सही दिशा पकड़ेगा। वुमेन एम्पावर की बात कहें तो नौकरियां तो वुमेन के लिए काफ़ी हैं ही। साथ में इन्होंने जो वो 2 लाख का FD का इन्होंने कंसेप्ट दिया 2 साल का, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 7.5 उससे 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आज के रेट में तो वैसे भी 7% तक तो इंटरेस्ट नॉर्मल हो ही गया है। 7.5 भी हो गया है, 7.3 भी हो गया है। इसमें क्या कंपोनेंट है सर, कि जो रेपो रेट होती है RBI के पॉलिसीज से, उससे बैंक FD के रेट कम ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी बैंक FD 2 साल का FD नहीं कर रही है। जहाँ भी विज्ञापन आ रहा है 400 दिन का, 450 दिन का, 365 दिन का, 500 दिन का, लेकिन ये 2 साल का FD जो 7.5 पे हो जाएगा, इसका मतलब 730 दिन। 730 दिन तक एक महिला जो अपना 2 लाख इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि जो मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में जो महिलाएं छोटा छोटा सेविंग करती हैं, उनका 7.5% पे जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि अनचेंज रहेगा। तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में जो आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, वो मिस ना हो जाए, LIC का। तो उस क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन बना देता हूँ, जिसका एक छोटा सा है। पहला तो एक एब्रॉड मार्केट, दूसरा LIC ऑफ इंडिया का शेयर। एब्रॉड मार्केट के लिए मैं सिर्फ 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि मार्केट बहुत सस्ता मिल रहा है इस समय, पकड़ लीजिए, क्योंकि ये ग्रोथ इंजन अगर चला तो ये ऐसा चलेगा कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, सेंसेक्स 2 लाख के पार होगा। उस वक्त हम यही कहेंगे कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, काश उस वक्त पैसा लगा लिया होता तो आज हमारा 5 गुना हो गया। कुछ शेयर मार्केट में हम आपसे अभी नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। एक बार LIC ऑफ इंडिया के में मैं ये कहूँगा कि नो डाउट LIC का शेयर गिरेगा, आज भी गिरा है और सारी कंपनियों में गिरे हैं, आगे भी गिरेंगे, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि LIC के अंदर जो मैक्सिमम 2/3 पैसा है वो ग्रामीण एरिया से है, अर्बन एरिया से नहीं है। और अर्बन एरिया से अगर ये क्लॉज हट भी गया है, तो जिनकी पॉलिसीज खुल चुकी हैं वो 21 साल, 20 साल, 25 साल तो देंगे ही प्रीमियम। ऐसे में शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म की गिरावट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और अब मैं रोहित भाई से जानना चाहूँगा कि टैक्स से रिलेटेड और जो प्रपोजल्स हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। टैक्स रिलेटेड स्लैब रेट्स में जो चेंजेस हुए वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक MSME सेक्टर को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट किया है। उसमें यह हुआ है कि अगर कोई भी व्यापारी वर्ग अगर MSME से माल खरीदता है और अगर उस माल का भुगतान वो MSME एक्ट के हिसाब से 45 दिन के अंदर नहीं करता है, तो उसको इनकम टैक्स में उस पेमेंट की छूट नहीं मिलेगी। इसको सरल भाषा में ये समझा जाए कि सपोज मैंने MSME सेक्टर से कोई सर्विसेज ली और उस सर्विसेज का भुगतान मुझे करना है, और मैं एक्ट ये कहता है MSME एक्ट कि आपको 45 दिन के अंदर आपको उसके सर्विसेज का पेमेंट करना है, और मैंने उसका पेमेंट किया नहीं है, तो जब मैं अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहूँगा और मैं उस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा, तो मुझे उसकी छूट नहीं मिलेगी, उतना खर्चा मेरे दोबारा प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं MSME को सेफ गार्ड करने के लिए, MSME को के पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक इम्पोर्टेंट प्रावधान किया है। अब ये मैं रोहित भाई बीच में आपको टोकूंगा, बेसिकली है क्या कि 43B सेक्शन में जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, वो 43B सेक्शन ये कहती है कि आपको जो है वो पेमेंट बेसिस पे इन्होंने वर्ड जो यूज किया कि एनी सम पेबल टू MSME, एनी सम पेबल टू MS। और एक बात मैं और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 15 है MSME एक्ट की, MSMED की, वो कहती है उसमें टाइम लिमिट 15 दिन है। ठीक है।
वो ये कहता है कि अगर आपका इससे ज्यादा का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर 45 दिन। आपने अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वहां पर मैक्सिमम जो लिमिटेशन है वो 45 डेज की है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस बार जो लेकर आए हैं वो ऐसा लग तो बड़ा अच्छा रहा है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सबसे बड़ा चर्चा का बिंदु ही ये रहा। एक्चुअली क्या है कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने 15 मार्च तक माल गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं वो मेरी 31 तारीख से पहले यानी 30 तारीख से पहले पे होने आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरी बुक्स के जो मेरे क्रेडिटर्स बचे हैं वो केवल वो 15 दिन के ही क्रेडिटर बचने चाहिए, जो कि मतलब मैंने यानी कि 17 मार्च से लेके और 31 दिन तक के जो मेरे हैं वो है। अदरवाइज क्या है, अच्छा इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये कहा कि वो जो प्रोविजो है यानी कि अगर हमने ये ड्यू डेट वाली जो है कि हम जैसे 43B के अंदर बाकी के जो पेमेंट्स होते हैं जैसे स्टैच्यूटरी ड्यूज है या टर्म लोन की किस्त थी या और जितने भी उसके अंदर, उनको अगर हम 139(1) यानी रिटर्न भरने तक पे कर देते थे तो मुझे वो बेनिफिट मिल जाता है। उस पे एप्लीकेबल नहीं, वो बेनिफिट इसमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये तो मतलब मैं आज यही कह रहा था कि आई थिंक दिस इज द वी कैन से दैट दे हैव सेड कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, तो कैन इट बी सेड टू बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो कोई भी व्यापारी जो है वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर ही नहीं सकता है। तो जब वो कर नहीं सकता है, हमने कहा कि अगर मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति की बुक्स में 1 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है और वो सारी आउटस्टैंडिंग से 15 दिन या 45 दिन से ज्यादा की है मान लीजिए, इसका मतलब मेरे इस साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यानी कि मैं 23-24 की फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मुझे वो 1 करोड़ रुपए का तो डिसअलाउंस हो जाएगा मतलब। और आपने कहा कि जब आप पे करो तो उसका क्रेडिट ले लो, तो ऑब्वियसली लेकिन वो डेफरमेंट तो हो गया ना। आज तो मुझे वो अपनी इनकम, चूंकि मेरा एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो रहा है तो फिर मेरे को उसके ऊपर टैक्स देना है। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से मतलब व्यापारी को ये समझना पड़ेगा और सस्टेन हो ही नहीं सकता है। ये मेरा एग्रीमेंट है मतलब जो है मोर देन 45 डेज भी है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जो मुझको लग रहा है कि मतलब हैं जिसमें 6 महीने की उधारी का प्रोविजन चल रहा है, प्रैक्टिस में चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल चल रहा है, लेकिन MSMED एक्ट तो वहां पर भी लगता है। अगर कोई आदमी मुझसे क्लेम करना चाहता है, हम लोग ऑलरेडी टैक्स ऑडिट के अंदर वो सारी देते हैं कि भाई मतलब उसका अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन किया है तो वो अलाउ नहीं होगा और वो सारी चीजें देनी पड़ती हैं। अभी तक वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो आपने मेरा एक्सपेंसेस ही मान लीजिए 1 करोड़ की परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है तो वही अलाउ ही नहीं होंगी मतलब। तो इन दैट सिचुएशन तो उसके ऊपर बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अभी तो ये है कि गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है, अब इस पे कुछ स्पष्टीकरण अगर चाहिए होगा प्रोफेशनल, ये तो बहुत डिफिकल्ट है और इसको इन्फोर्स करना, इस चीज को इंश्योर करना कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सेक्शन 15 पढ़ेंगे ना उसके अंदर, वहां पे MSME के अंदर, तो वो गुड्स रिसीव और सर्विसेज रिसीव की बात करता है, वो बिल की बात ही नहीं करता है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, अगर किसी गुड्स मान लीजिए डिलीवरी चालान पर रिसीव हो गए तो मीटर तो वहीं से ही चालू हो गया मतलब 15 दिन का मतलब ये वाली बात है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर द ये MSME से रिलेटेड जो बदलाव आया है, जो एक प्रावधान आया है, ये ऐसा है जो इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है। करेक्ट। इसके अलावा कुछ बदलाव गवर्नमेंट ने GST में भी किए हैं। GST में भी ऐसे बदलाव है जो एक आम व्यापारी के लिए को समझना जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अगर आप किसी का पेमेंट, किसी सप्लायर का पेमेंट आप 180 दिन के अंदर आप नहीं करते हो तो आपको अपने आप से ही उसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कि आप उसका रिटर्न दाखिल करोगे या गवर्नमेंट आपको ये बात बताएगी या एनुअल रिटर्न के टाइम आपको चीजें करनी होंगी। आपको सू मोटो आपको 180 दिन से अगर पुराना कोई पेमेंट आपके यहाँ पड़ा हुआ है जिसका आपने ITC क्लेम किया हुआ है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसको रिवर्सल करके उसका इंटरेस्ट आपको जमा करना होगा। ये तो ऑलरेडी ये तो प्रोविजन ये था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि आपको सू मोटो ये करना है। अभी तक लोग कर ही नहीं इस चीज को। 3B में उन्होंने लेकर आए हैं उसको, मैं समझता हूँ 3B में जो अमेंडमेंट किया है वहाँ पर। और बस ये हो गया कि भाई आप 3 साल का एक पीरियड बना दिए कि 3 साल के बाद 3 साल से पुराना आप 3B फाइल नहीं कर सकते, आप GST-1 आप फाइल नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है कि आप अब ये नहीं, आपको जो उसकी ड्यू डेट है, आप जो भी GST कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर एक उसकी हैबिचुअल बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है कि जितना हो सके लोग टैक्स कंप्लायंट बने, और जिससे कि अगर आप टैक्स कंप्लायंट नहीं हो, आप डेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके रिपरकशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वो रिपरकशन जो है ना वो बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खैर एनीवे, मैं अब दीपक जी आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या इनकम टैक्स के प्रोविज़न है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जो अभी तक हाईएस्ट टैक्स स्लैब थी हमारी 42.7% लगती थी किसी एक एसएससी पे, करेक्ट, उसको कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल छवि को कब अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 39% पर ले आया। उसको सरचार्ज को रिड्यूस किया, सरचार्ज और सेस सॉरी हाँ सरचार्ज जो 37 था उसको 37 से 25 पर लेकर आया, जिससे कि इंटरनेशनली आपका थोड़ा हाईएस्ट टैक्स रेट 40 से ऊपर चला गया था, वो 39 पे आ गया। राइट। बाकी जो अपने रिटायरमेंट सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है इस बजट में, जिसमें लीव इनकैशमेंट 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दिया गया है। हाँ, जो बहुत बड़ा 2002-03 में लास्ट रिवाइज हुआ था, जिसको बहुत ही नीडफुल था, रिक्वायर्ड था चेंज करने के लिए, वो गवर्नमेंट इस बार जाग गई है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि सैलरीड के लिए अच्छा बजट होगा, कुछ तो बेनिफिट मिला ही है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है, ऐसा मुझे लगता है। रिटायरमेंट के साथ में मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगा दीपक जी कि रिटायरमेंट होने पर एक एवरेज जो पैसा किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है वो 50 लाख के आसपास होता है सब मिला के जी। ऐसे में अभी तक क्या था कि अगर किसी की पत्नी अलाइव नहीं है तो वो सीनियर सिटीजन स्कीम में केवल 15 लाख ही इन्वेस्ट कर पाता था। उस लिमिट को इन्होंने 30 लाख कर दिया। इसके साथ में 10 लाख रुपए का प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC ऑफ इंडिया के माध्यम से मिल जाता है। करेक्ट। इसके साथ में जो MIS है जो केंद्र सरकार का है, पूरा पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है, वो 4.5 का इन्होंने सिंगल नाम पे 9 लाख कर दिया। तो अगर किसी को 50 लाख मिलता है और वो हेडेक फ्री है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है केंद्र सरकार के पास जो 100% सुरक्षित है, 49 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में कर दी, जो किसी भी रिटायर आदमी के लिए सोचने का जरूरत ही नहीं है उसे कि मैं इस पैसे का क्या करूं, कहां से सुरक्षित करूं इसे, सीधे वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अगर हम बात करें तो जैसे मैं अभी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोविजंस के बारे में देख रहा था, तो उसमें तो दीज प्रोविजन हैव बीन मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम चूंकि जब हम बजट स्पीच की बात करते हैं तो केवल वही सारी चीज़ें हम सुनते समझते हैं जो कि बोली जाती हैं जनता के फेवरेबल या जिसके वजह से तालियां बजाई जाती हैं सदन के अंदर। लेकिन जब हम फाइन प्रिंट को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि मतलब जो है वो चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हुई हैं। जैसे मैंने कहा ना, चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रोविजंस हैं वो दिन हर बार कुछ ना कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट में, अभी जैसे मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अब उन्होंने ये कहा कि साहब वो जो जिसको ATG का बेनिफिट मिला हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। मतलब पहले उन्होंने ये कहा था कि हाँ उसको हम कुछ नहीं कर रहे जिसको ATG का बेनिफिट मिला हुआ है, यानी कि अब वो व्यक्ति जो है जिसने ATG अपना बेनिफिट ले लिया है सब्सिक्वेंटली उसको भी मतलब अपनी इनकम में उसको जो बेनिफिट लिया है वो एड बैक करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने देखा कि उसके अंदर एक जो है वो अंकुश जी एक जगह इन्होंने विवाद से विश्वास 2 करके बात करी आज के, जहाँ तक मैंने समझा उसको विवाद से विश्वास में ये शायद गवर्नमेंट और MSME के बीच में जो झगड़े हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके पेमेंट्स के इश्यूज हैं, उनके साथ में मतलब एस्केलेशन क्लॉज के इश्यूज हैं या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के इश्यूज हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई बिलीव कि ये जो स्कीम जिसकी बात कर रहे हैं विवाद से विश्वास 2 वो उसके लिए है, या आप में से किसी इसके ऊपर, क्योंकि वो अंदर अभी मैंने देखा नहीं उसके ऐसी स्कीम। विवाद से विश्वास का बिल्कुल आपने सही कहा है, इसके लिए MSME और ये कॉन्ट्रैक्टर वाली चीज तो है ही, साथ में इनका मेन फोकस इनके स्पीच के हिसाब से ये था कि कोई भी आयकर से जुड़ा हुआ जो केस है और या जैसे कि इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स है कि आपने रिटर्न फाइल करा 24 घंटे में प्रोसेस हो रहा है, 7 डेज में रिफंड आ रहा है, तो और जितने केस पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत लेवल पे ये है। और जो विवाद से विश्वास में
मतलब विवाद से विश्वास तो जैसे पहले आई थी इनकम टैक्स के अंदर, तो वो तो ये था कि चलो जी आप इतना पैसा टैक्स जमा करा दीजिए और सेटलमेंट था। तो मुझे वो नहीं लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो तो उन्होंने बताया है कि हम मतलब 24 घंटे में भी प्रोसेस कर दे रहे हैं, वो तो ठीक है सिस्टम, ये तो हम भी देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। बट ये वाली स्कीम मुझे जो उनकी बजट स्पीच से लगा, वो मुझे लगा कि अब ये जो विवाद से विश्वास 2 है, ये गवर्नमेंट के आपसी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं एमएसएमई के साथ में, उसको रिजॉल्व करने के लिए शायद कोई स्कीम लेकर आएंगे। उसको स्टडी करना होगा। हाँ, वो अभी है नहीं, बस वो तो खाली चूंकि उसमें उन्होंने बोला था, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि शायद ये इस तरीके का ही है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड और दुआ जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? टैक्स के टीडीएस के प्रावधानों में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया है। टीडीएस पे कई सेक्शंस में जहां पहले सरचार्ज नहीं लगता था, वहाँ गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद सरचार्ज लगा दिया है। तो जो फाइन प्रिंट्स हैं उसमें कई सेक्शन में छोटे छोटे बदलाव हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आम श्रोता को उन प्रावधानों से इतना ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन जो टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं, या जो एमएसएमई से रिलेटेड बात है, या जो इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट्स गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शन में बढ़ाई है, वो चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आम आदमी समझना चाहेगा। और जहाँ तक इंश्योरेंस सेक्टर की बात आपने की है, उसमें अगर थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई 31 मार्च 2023 तक आपको जो पॉलिसीज लेनी है आप ले लीजिए, उसमें हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद से हर पैन कार्ड पे 5 लाख से ऊपर के आप प्रीमियम आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये और बोल दिया कि भाई उसके बाद जो भी 5 लाख से ऊपर का जो भी पॉलिसीज 5 लाख से ऊपर की जो भी पॉलिसीज होंगी, उसकी जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगी, वो पूरा आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा करते थे, जो पॉलिसीज आया करती थी बाजार में गारंटीड के नाम से, टैक्स बेनिफिट के नाम से जो कंपनीज बेचा करती थी, अब कहीं ना कहीं उस पर एक चेक लगेगा और गवर्नमेंट और लोगों को दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे, जहां उनको ऐसे रिटर्न्स मिल सके जहां जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझते थे, उनके लिए एक थोड़ा सा झटका है। और अब जो भी उनको प्लानिंग अपनी करनी है, 31 मार्च 2023 तक जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो आप करिए, और उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब आपको नए एवेन्यूज कुछ तलाशने होंगे। एक जो है वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोविजंस, जैसे हम 56 की बात करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको अगर कहीं से कोई भी गिफ्ट की शक्ल में कुछ भी चीज़ मिल रही है तो वो टैक्सेबल होती है फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। तो लास्ट जब इन्होंने सेक्शन 9 में एक अमेंडमेंट किया है जो कि बात करती है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया की बात करती है, तो वहाँ पर लास्ट जो 2019 में एक अमेंडमेंट लेकर आए थे जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है उसको भी अगर कोई यहाँ से इंडिया से मतलब आउटसाइड इंडिया लेकिन वो है मतलब यहाँ का व्यक्ति, उससे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। अब उसी में उन्होंने नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी इस बार ऐड कर लिया है कि मतलब वो जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं एज पर सेक्शन 6 उनको भी उसके अंदर मतलब यहाँ पे उनकी इनकम वो टैक्सेबल मानी जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे जी वो ये ना कि डायरेक्टली गवर्नमेंट कोई नया टैक्स नहीं लगाती है, कोई सरचार्ज नहीं लगाती, कोई सेस नहीं लगाती है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के जो एवेन्यूज हैं वो तो गवर्नमेंट बढ़ाती है ना। कहाँ से इनडायरेक्टली टैक्स आ सकता है, और ये सब चीजें ऐसी होती है जो बजट स्पीच में कवर नहीं होती है। जो फाइन प्रिंट्स आते हैं आप उसी के अंदर आ सकते हो, और गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये चीज बहुत एक आम आदमी को इफेक्ट नहीं करने वाली है। तो अगर कुछ प्रावधान ऐसे है जहाँ से कुछ पैसा गवर्नमेंट का एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है तो उसको एक्सप्लोर करने में एक ख्याल से कोई गलती भी नहीं है उसमें। नहीं, सवाल गलती और उसकी बात नहीं हो रही है। हम तो केवल इस वक्त ये चर्चा करने में बैठे हैं कि जो भी जितने भी प्रोविजंस हैं जो एक आम आदमी के मतलब के हैं, टेक्निकल हम नहीं बात कर रहे हैं, केवल वो ऐसे प्रावधान जो जिनसे कि कोई भी व्यक्ति अफेक्टेड हो सकता है या इग्नोरेंस की वजह से मतलब कल को नुकसान हो सकता है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। एक पॉइंट हम चाहे तो और कवर कर लेते हैं कि अभी जैसे कैपिटल गेन में हम पढ़ते हैं कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या बेच के कोई आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। अब गवर्नमेंट ने उसमें एक कैप लगा दिया कि भाई आप जो नई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती है। अगर उसके ऊपर आप जाते हो तो आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा क्लियर है कि गवर्नमेंट
जो एक हाई अर्निंग ग्रुप है या हाई नेट वर्थ वाले जो लोग हैं, उनको गवर्नमेंट एक लिमिट रखना चाहती है कि भाई ठीक है, हाँ, मतलब एक हाउस में भी आप मतलब एक लिमिटेड अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 54F के अंदर उन्होंने जो है वो एक 10 वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लाख रुपए की 10 करोड़ रुपए की तक की कैपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। लगाई है। अब मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी उस पे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो मैं फाइनली एक बार जो है आपका जो फाइनल वो है टेक ऑन दिस बजट, तो उसकी बात करेंगे। और मैं अंकुश जी से सबसे पहले पूछूंगा कि फाइनली मतलब क्या कहना चाहेंगे और क्या दर्शकों को और श्रोताओं को बताना चाहेंगे इस बजट के बारे में। मैं फाइनली भी यही कहूँगा कि ये देश का बजट है, आम आदमी का बजट है और बहुत अच्छा बजट है, और 10 में से 8 अंक मैं इस बजट को देना चाहूँगा। गुड, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और दीपक जी आप क्या कहेंगे? मुझे भी लगता है कि सभी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में, किसी को भी निराशा हाथ नहीं लगी है और सभी के लिए बढ़िया बजट है, और इसमें मैं अपने अंक 9 पॉइंट देना चाहूँगा 10 में से। वेरी गुड। रोहित भाई क्या कहेंगे? अब अंक देने में तो खैर मुझे लगता नहीं कि मैं अंक मत दो, वैसे ही बता दो। लेकिन हाँ, जैसे बाकी लोगों ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और हम गवर्नमेंट इंडिया एट 100 देखना चाहती है। गवर्नमेंट का एक विजन है कि जब भारतवर्ष की आज़ादी को 100 साल हो तो भारतवर्ष की एक रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस तरफ गवर्नमेंट की एक पहल है। और गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे, इस बार बजट जब आया तो बहुत सारे इश्यूज थे, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, चाहे कोविड से रिकवरी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, आर्थिक मंदी हो गया, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के सामने कंस्ट्रेंट्स थे, चुनौतियाँ थी। तो उन चुनौतियों के मद्देनजर जो बजट आया है वो बजट एक बैलेंस बजट इसको हम कह सकते हैं, और जिससे हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है, कोई भी वर्ग निराश नहीं हुआ है। तो इसको एक संतुलित बजट कहा जा सकता है, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को शाबाशी मिलनी चाहिए। बधाई की बात। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्टूडियो में आए आप लोग और हमने आज बजट पर चर्चा करी। नो डाउट बजट अच्छा है, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, बट एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग या एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम लोगों की निगाह भी वहाँ पर जाती है जो हमें नहीं मिला जी। हर व्यक्ति के साथ है, और जो मिल जाता है उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, कम लगता है। बट एनीवे मतलब इट्स अ गुड बजट और अच्छा है बहुत। सबके लिए जो बार बार ये वाली बात कही जा रही है कि सबके लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इंफ्रा है, एजुकेशन है, डिजिटाइजेशन है, तो एक विजन, एक सोच दिखाई दे रही है। हर बजट से सरकार की अप्रोच और सोच दिखाई, उनका विजन दिखाई देता है। इस बार के बजट से भी गवर्नमेंट का विजन इसमें लग रहा है। बट एक ही बात 89.6 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं अपने श्रोताओं को और दर्शकों को कि ये मान के चलिए कि हमारे हर ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट की नज़र है जी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो चीज़ों को आपसे छुपाती थी, लेकिन उन्हें लगा कि छिपाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, अल्टीमेटली लिटिगेशन बढ़ता चला जाता है। इस बार भी लिटिगेशन को कम करने के लिए उन्होंने बात करी है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई इस तरीके की टैक्स लिटिगेशन से रिलेटेड कोई स्कीम आएगी, जो कि शायद अभी तो नहीं दिख रही कि इस बार बजट में कोई आई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये कैश ट्रांजेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहती है, और बहुत सारे बेनामी और PMLA और ये सारे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। तो अगर शांति से रहना है तो मतलब एज ए लॉ अबाइडिंग रहें। और जो मैं बात कह रहा था कि पहले गवर्नमेंट छुपाती थी, अब गवर्नमेंट हमको रिटर्न भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, चाहे वो AIS, 26AS और TIS के माध्यम से। आप उनको चेक करके और उसको चेक करने के बाद अपना रिटर्न भरिए, क्योंकि रिटर्न भरने के बाद भी अगर आपकी चीज़ें मिसमैच होता है तो गवर्नमेंट फिर कहती है कि आपका ये मिसमैच है, रिवाइज कर लीजिए, चीज़ों को सही कर लीजिए, करेक्ट टैक्स दे दीजिए। यानी गवर्नमेंट अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और गवर्नमेंट के पास में बहुत बड़ा डेटा बेस है। आज हम किसी भी तरीके की टैक्स चोरी या इवेजन के बारे में सोच नहीं सकते हैं, और एज ए गुड सिटीजन ये ज़रूरी हो गया है कि हम जो भी टैक्स लॉज हैं, लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो करें। तो मैं यही संदेश मतलब आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहूँगा कि आप अपना ड्यू टैक्स ज़रूर
पे करें, ज़रूर पे करें, अन्यथा बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज़बरदस्त हैं कि मतलब वी कैन नॉट थिंक इट। हम लोग कहते तो हैं कि मतलब बहुत सारी कंप्लाइंसेज हैं, बहुत सारी कंप्लाइंस हैं, जैसे कि वी थिंक दैट कंप्लाइंसेज आर कॉस्टली। इफ़ यू थिंक कंप्लाइंसेज आर कॉस्टली देन ट्राई नॉट टू कंप्लाई। अगर आपको लगता है कि कंप्लाइंस बहुत महंगी है या कंप्लाइंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप नॉन कंप्लाइंस करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि कितने जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये बजट पर डिस्कशन समाप्त होता है और मैं अपने गेस्ट अंकुश, रोहित दुआ और दीपक अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।